हेलो एवरीवन। सतिन क्रेडिट केयर नेटवर्क इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कॉल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। थर्ड क्वार्टर में ये लास्ट कंपनी है जिसका हम कौन कॉल एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कवर हो गई है एंड कुछ कंपनीज में मुझे सेलेक्ट करना था। सो आई फील कि ये कंपनी है जिसके जिसके बारे में काफी ज्यादा क्वेरी आई थी आप लोगों की। सो आई थॉट कि इस कंपनी को कवर करना चाहिए। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है बेसिकली। सतिन क्रेडिट केयर को अगर आप देखोगे तो 2-3 साल पहले इन्होंने ये कंपनी जो थी वो लॉस में थी, लॉस में चली गई थी। प्रॉफिटेबल थी पहले, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड सेवरल अदर इश्यूज इनका एनपीए बहुत बढ़ गया, बैड लोन बहुत बढ़ गया एंड कंपनी जो है वो प्रॉफिट से लॉस में चली गई थी। देन इनको 10 to 12% जो है अपने लोन बुक का वो राइट ऑफ करना पड़ा था। मतलब 10 से 12% इस कंपनी का जो बुक है वो ऑलमोस्ट गायब हो गया। फिर इन्होंने जुलाई 2021 से दोबारा से एक नया पोर्टफोलियो स्टार्ट किया माइक्रो फाइनेंस का। एंड उसमें इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। स्टॉक भी आई थिंक अगर आप देखोगे तो डबल ट्रिपल हो गया है लास्ट कुछ टाइम में। बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने भी। जस्ट सिंपल जो जो फिलॉसफी है मार्केट की कि कोई बिजनेस अगर अच्छा करेगा तो आप यूजली देखते हो कि मार्केट भी उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करता ही है। सो वही चीज कंपनी के साथ में भी हुई है। रिजल्ट अगर हम इस क्वार्टर में देखें तो रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। 39% की लोन बुक की ग्रोथ है इनकी। इनके बेसिकली तीन बिजनेस है। पहला है माइक्रो फाइनेंस, मेन तो वैसे यही है, 90% लोन बुक इनका माइक्रो फाइनेंस का ही है। देन इसके अलावा दो अदर बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस और रिटेल एमएसएमई। तो ये दो अलग बिजनेस है, बट मेन बिजनेस है इनका माइक्रो फाइनेंसिंग का। तो ओवरऑल जो लोन बुक की ग्रोथ रही है इनकी वो 39% रही है। देन मार्जिन भी अच्छे हैं इसके। देन अगर हम एसेट क्वालिटी का नंबर देखें वो भी स्टेबल है। 2.2 आई थिंक समथिंग परसेंट, 2.8% के आसपास का ग्रॉस एनपीए इनका, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट इस कंपनी का काफी अच्छा है। और अगर आप पैट ग्रोथ देखते हो तो वो भी डबल हो गया है। 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका लास्ट ईयर, वो बढ़ करके इस क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 113 करोड़ हो गया। सो पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो हर एक पैरामीटर पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है कंपनी की। नाउ ऑब्वियसली कौन कौन से हमें क्लैरिटी होगी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से गोइंग अहेड। सो कंपनी ने बेसिकली क्यूआईपी से इन्होंने 231 करोड़ रेस किए थे थर्ड क्वार्टर के अंदर, और काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था इनकी क्यूआईपी को, बिकॉज जो इशू साइज था इनका वो ऑलमोस्ट डबल सब्सक्राइब हुआ। तो ये आपको क्या शो करता है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो बड़े बड़े मार्केट इन्वेस्टर होते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, बिकॉज क्यूआईपी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट से। देन अगेन वही लोन बुक की ग्रोथ काफी हेल्दी रही है। आरओए और आरओई का नंबर भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का। आरओए 4.5% है, आरओई 21.1% है। तो क्या आपको आपको एज एक फाइनेंशियल कंपनी से, एक लैंडिंग कंपनी से क्या चाहिए? यही चाहिए। आरओई उनका 18-20% से ऊपर होना चाहिए, आरओई उनका 3-3.5% से ऊपर होना चाहिए। एंड इन दोनों पैरामीटर पे कंपनी की काफी अच्छे रिटर्न रेशियो है। देन नए कस्टमर की जो ग्रोथ है, जो नए कस्टमर जिन्होंने ऐड किए अपने सिस्टम में, उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। सो ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ है इनकी न्यू कस्टमर एडिशन में। 6.3 लाख कस्टमर इन्होंने ऐड किए। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आई थिंक 35 लाख के आसपास है, 30-35 लाख के आसपास टोटल कस्टमर्स है इस कंपनी के। ग्रॉस एनपीए इनका 2.40% है, जो कि लास्ट ईयर 3.92, मतलब ऑलमोस्ट 4% का ग्रॉस एनपीए इस साल कितना हो गया, 2.5% के आसपास। तो एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है एसेट क्वालिटी में कंपनी की। और ये आपको क्रेडिट कॉस्ट में भी दिखेगा। प्रोविजनिंग इनकी 2% है टोटल लोन बुक का। मतलब जितना टोटल लोन बुक है, 10,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है, उसका 2% इन्होंने प्रोविजन करके रखा है। तो ये मतलब प्रोविजनिंग नंबर भी अच्छा है इनका। देन कलेक्शन एफिशिएंसी कितना है, ये जो 9 मंथ्स हुए हैं उसमें 99% का कलेक्शन एफिशिएंसी है। कलेक्शन एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है एसेट क्वालिटी को देखने के लिए। जब भी आप देखते हो किसी भी कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसी 95-90% के आसपास है, इसका मतलब है उनका एनपीए का गड़बड़ होने वाला है, एनपीए बढ़ने वाला है, बिकॉज वो कंपनी अपने बोरोवर से टाइम पे पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रही है। लेकिन जब भी आप ये नंबर देखते हो 97, 98, 99%, 99% तो बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी का 99% है। सो इट मीन्स कि एसेट क्वालिटी को काफी अच्छे से मेंटेन कर रही है ये कंपनी। देन अगेन इन्होंने भी वही चीज कही है कि जो नया पोर्टफोलियो हमारा स्टार्ट हुआ था जुलाई 2021 से, तो माइक्रो फाइनेंस का 97% जो बुक है, इनकी जो माइक्रो फाइनेंस का 97% जो बुक है वो जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है। मतलब 3 साल पुराना है, हार्डली 2.5-3 साल पुराना है। और इन 3 सालों में जो उसके एनपीए के नंबर्स हैं वो पूरे इंडस्ट्री के से भी कम है। मतलब 1% के आसपास का इनका एनपीए नंबर है इस नए बुक में,
जो कि 97% कंट्रीब्यूट करता है पूरे पूरे माइक्रो फाइनेंस के लोन बुक का, और ये इंडस्ट्री से भी बेटर है। तो इट शोज की क्रेडिट अंडर राइटिंग ये सारी चीजें इनकी काफी अच्छे से चल रही है। देन कंपनी ने 14 नए लैंडर्स ऐड किए हैं अपने अपने बोरोइंग बकेट में। सो जहां मार्केट से ये पैसा उठाती है, बैंक से, कुछ है बड़े एनबीएफसी से, उसमें इन्होंने 14 नए लैंडर्स ऐड किए। तो बेसिकली इससे इनका जो सोर्स ऑफ बोरोइंग था, जहां से मार्केट से पैसा उठाते थे, उसको इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। कंपनी का टारगेट है कि बिकॉज वो सिक्योर्ड एसेट है, जो इनके दो बिजनेस हैं बाकी, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का और एक एमएसएमई का, तो ऑब्वियसली इसमें कंपनी सिक्योर्ड लोन देती है। तो इनका टारगेट है कि आने वाले टाइम में ये दोनों सिक्योर्ड बुक है, तो इनको भी काफी तेजी से ग्रो किया जाए और इनका पार्ट भी पूरे लोन बुक में काफी अच्छा इंक्रीज हो। 97,000 विलेजेस में प्रेजेंस है इनकी, 419 डिस्ट्रिक्ट में है अभी ये करंटली, तो मतलब प्रेजेंस भी वाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक या दो ही स्टेट के अंदर प्रेजेंस इनकी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफाई है। टॉप जो 4 स्टेट है इनके, यूपी, बिहार, एमपी एंड बंगाल, तो ये इनके टॉप 4 स्टेट है, और 54% लोन बुक इनकी इन्हीं 4 स्टेट से आती है। सो ये भी ठीक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उत्कर्ष की बात करें, तो उत्कर्ष का क्या है कि यूपी बिहार में 70% से भी ज्यादा लोन बुक आता है उनका, तो वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। या फिर आप एक्विटास बैंक की बात करो, तो उसका 50% के आसपास का लोन बुक तो सिर्फ तमिलनाडु से आता है, तो वो फ्लड आया तो उसका एनपीए का प्रॉब्लम बढ़ गया, वो प्रॉब्लम होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सतिन का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है, 54% इनका टॉप 4 स्टेट से आता है। एंड इसके अलावा ये कंपनी बाकी स्टेट में भी एक्सपैंड कर रही है। 94 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं सिर्फ इस क्वार्टर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है इनके वो 1386 हो गए हैं। तो मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बढ़ते जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को भी और ये कंपनी इंक्रीज करते जा रही है। ओपेक्स टू एयूएम, मतलब 100 रुपए का लोन बुक अगर आपका है तो उसके पीछे आपने कितना एक्सपेंस किया है, तो ये नंबर इनका लास्ट ईयर जो था वो 6.8% था, इस साल इंप्रूव होकर के 5.8% हो गया। यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इस कंपनी की वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। डेट टू इक्विटी इनका 3 है, मतलब लिवरेज जिसको बोलते हैं 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ये बहुत आराम से 4 4.5 तक लेके जा सकते हैं, यानी कि ये कंपनी और एग्रेसिवली लोन आगे दे सकती है। माइक्रो फाइनेंसिंग और ये जो बाकी के दो बिजनेस है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी लोन देती है सतिन क्रेडिट केयर। सो फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल के लिए लोन देती है, सोलर प्रोडक्ट के लिए लोन देती है, होम अप्लायंसेस के लिए लोन देती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए लोन देती है, एंड वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए भी लोन देती है। सो कुछ इन्होंने और स्पेसिफिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके रखे हैं जिसके लिए भी अपने कस्टमर्स को लोन ऑफर करती है। मतलब कि ओवरऑल जो नीड है, डाइवर्सिफाई नीड को केटर करती है कंपनी। देन इनका जो हाउसिंग बुक है उसका उसका साइज कितना है, 607 करोड़। 607 करोड़ का इनका लोन बुक है जो हाउसिंग का बिजनेस है, और वो ग्रो कितने से हुआ है, 58% थे। तो ग्रोथ अच्छी है, बट अगेन पॉइंट क्या है कि साइज ही बहुत छोटा है, तो इस साइज पे 58-60% की ग्रोथ ठीक है, पॉजिटिव चीज है, बट बहुत ज्यादा उसके लिए एक्साइटेड नहीं हो सकते। सेम चीज विद एमएसएमई बिजनेस। एमएसएमई बिजनेस का भी अगर आप साइज देखोगे तो 657 करोड़ का एयूएम है वो, और उसमें भी ग्रोथ 50% से ज्यादा की है। तो ग्रोथ अच्छी है, ट्रेंड अच्छा है, बट वी हैव टू सी कि आगे इसमें कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ग्रॉस एनपीए अच्छा है इनका, जो हाउसिंग बुक है उसमें ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1% का है, 1.1% का। तो ये आई थिंक आवास का भी जो हमने डिस्कस किया था उसका भी ग्रॉस एनपीए 1.909% के आसपास था, तो मतलब आवास के लेवल पे ही चल रहा है। बट यस, साइज छोटा है, सो वी हैव टू सी कि जब साइज बढ़ेगा बुक का तो ये कंपनी उसके साथ में एसेट क्वालिटी को कैसे मेंटेन करती है। काफी ज्यादा टाइम तक जो सतिन कंपनी है ये इनका 6,000-7,000 करोड़ का जो एयूएम था उसी के बीच में ये काफी ज्यादा टाइम तक स्टक थे, बिकॉज वही मल्टीपल रीजन हो गया था। बैड लोन इतने ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसमें आप ग्रोथ कैसे करोगे, आपका पुराना लोन ही इतना ज्यादा एनपीए बढ़ गया, उसके लिए आप प्रोविजनिंग करते जा रहे हो, तो फ्रेश लोन देने पे तो कंपनी का फोकस होगा नहीं। सो उन्हीं सारी चीजों से ये सफर कर रहे थे, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हुई, बिजनेस इंप्रूव हुआ, एंड आज इनका लोन बुक जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। देन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने भी ये किसी को इंडस्ट्री में पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड मुझे भी काफी लोगों ने ये क्वेरी पूछी है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो काफी अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है, हर एक कंपनी। कुछ का आप देखोगे कि एनपीए बढ़ा है, बट मोर और लेस अगर आप देखोगे तो ग्रोथ हर एक कंपनी की अच्छी है।
लेकिन जब हम मैक्रो डेटा देखते हैं, जब आप एफएमसीजी कंपनीज का डेटा देखते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ब्रिटानिया, इन कंपनीज की आप कमेंट्री भी सुनते हो, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ हमारा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इनके नहीं आ रही। और बहुत सारी कंपनी से कहा है कि रूरल रूरल एरिया में इंडिया में डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। तो ये जो मैक्रो डेटा है वो इस माइक्रो डेटा के साथ में कंपेयर नहीं होता है। सो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आता है, एनालिस्ट ने वही पूछा कंपनी से कि माइक्रो फाइनेंस में हर एक कंपनी 40-45% पे ग्रो कर रही है, और अभी भी ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 3-4 साल तक ये इंडस्ट्री जो है वो 30-35% पे ग्रो करेगी। बट जो मैक्रो डेटा है वो मैच नहीं होता आपकी कमेंट्री से, तो मतलब ये ऐसी डिमांड जो है वो आ कहाँ से रही है। बट इस पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि आपको एफएमसीजी या कंज्यूमर की जो डिमांड है और जो क्रेडिट की डिमांड है रूरल इकोनॉमी में, उसको दोनों को अलग करके देखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कंज्यूमर डिमांड एक एक कस्टमर की क्या दिखाता है, कंज्यूमर डिमांड से आपको क्या पता चलता है कि कस्टमर की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बड़ी है। वीजा वीज क्रेडिट डिमांड क्या बताता है कि कंज्यूमर की जो इनकम कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा है। तो रूरल डिमांड में माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब लोन की डिमांड बढ़ी है, क्रेडिट डिमांड बढ़ा है, एंड उससे कस्टमर का भी बेसिकली फोकस क्या है कि कुछ उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी इकोनॉमी में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है बेसिकली, जहां पे वो अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर एक बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो एक और बिजनेस साथ में ओपन करना चाह रहे हैं। सपोज किसी का किराना स्टोर है तो वो साथ में एक और किराना स्टोर ओपन करना चाह रहा है, या कोई और रेडी वगैरह कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, जिससे उनकी जो इनकम कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। अब इससे कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली। लेकिन अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि इसको आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते कि कंज्यूमर डिमांड तो थोड़ी बहुत स्लो चल रही है, एफएमसीजी कंपनी ऐसा कह रही है, तो फिर आपकी क्रेडिट डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो कंपनी का कहना वही है कि आप इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, गैप है दोनों के बीच में। एक रीजन आपको ये भी देखना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसा कह रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कह रही है कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम सबको अगेन जनरलाइज नहीं कर सकते, बट एक जो ट्रेंड यहां से हमें समझ में क्या आता है कि रूरल एरियाज में जो कस्टमर्स हैं, जो बोरोअर्स हैं, वो वहां पे लोन की डिमांड इसलिए ज्यादा अच्छी है बिकॉज उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जहां से वो अपनी इनकम कैपेसिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये हमें देखना होगा कि इससे क्या कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ेगी, क्या आगे चल के एफएमसीजी कंपनीज की या कंज्यूमर कंपनीज की ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी आने लगी या नहीं आएगी, ये हमें आगे ट्रैक करना पड़ेगा। बट मोर और लेस हमें ये समझ आता है कि एटलीस्ट क्रेडिट की डिमांड इकोनॉमी में बहुत अच्छी है, और सचिन क्रेडिट केयर भी उस चीज को वेरीफाई कर रहा है कि जो डिमांड है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर करते हैं अपने दिए हुए लोन को कि एसेट क्वालिटी का क्या रेशियो चल रहा है, क्या कहीं पे जो हमने लोन दिया वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, एंड उसमें हमें किसी भी चीज का कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज है इंडस्ट्री के लिए। देन इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो 11.3-11.5% के बीच में है, मतलब 11.5% का कॉस्ट ऑफ फंड है। जो ये मार्केट से पैसा उठाते हैं वो 11.5% का है। अब जिस रेट पे ये पैसा उठाते हैं उस रेट पे तो कई बाकी एनबीएफसी जो है वो आगे लोन देती है। तो मतलब आपको क्या समझ आता है कि बेसिकली इनकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो बाकी बैंक्स और एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी कंपेयर टू अदर एनबीएफसी, बिकॉज बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है जिनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% है या 9-9.5% है, लेकिन इनका काफी ज्यादा है 11.5%। तो वो क्यों है, वही वही जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट डिस्कस किया था कि 10 से 12% जो लोन बुक है इनका वो राइट ऑफ करना पड़ा था, बुक ही गायब हो गया था 10 से 12%। एंड माइक्रो फाइनेंस का तो 97% जो बुक है वो सिर्फ 3 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्रेडिबिलिटी का इशू आता है। बट कंपनी कह रही है कि ये कुछ लेंडर से अभी डिस्कस कर रहे हैं जिससे इनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट से लेकर के 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.50% से लेकर के 0.25% तक कॉस्ट ऑफ फंड कम हो सकता है। एंड इसका बेनिफिट जो है ये आगे कस्टमर्स को भी पास ऑन करेंगे, मतलब उनके लैंडिंग रेट को भी कम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका मार्जिन बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो उससे। सो ये चीज अभी कंपनी प्लान कर रही है। देन एक्सपेंशन का इनका प्लान है, आगे ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सो इन स्टेट में एक्सपेंशन का फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अभी जो इन्होंने 94 ब्रांचेस ओपन किए हैं वो उन्हीं ज्योग्राफी में किए हैं जहां पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस थी। तो आगे का इनका प्लान है कि बाकी स्टेट के अंदर भी एक्सपेंशन किया जाए। देन इन्होंने जो कुछ अभी फंड रेज किया था, मार्केट से जो पैसा उठाया था बॉन्ड के थ्रू, उसका इंटरेस्ट रेट कितना इनको पे करना है, 12.75।
तो बेसिकली अब क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास एनसीडी, जिसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर आप उससे पैसा उठाते तो आपको वो 10% के आसपास कॉस्ट पड़ती। तो जब आपके पास वो ऑप्शन था तो आप इस ऑप्शन को आपने क्यों चूज किया? तो उस पर मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि बेसिकली अभी हमारा फोकस है कि अपने जो जो बोरोइंग करने का जो सोर्सेस हैं उसको हम डाइवर्सिफाई करें, इसलिए हमने एडिशनल लेंडर्स भी ऐड किए हैं और इस रूट के थ्रू हमने रिटेल कस्टमर से पैसा उठाया है। तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी हमने किया है तो इसलिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा है, बट धीरे धीरे चल के ग्रेजुअली आपको दिखेगा कि यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी और आगे चल के इसका कॉस्ट जो है वो 12.75% नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का फोकस है कि वो जो मार्केट से जो पैसा उठाते हैं उन सोर्सेज को वो डाइवर्सिफाई करें। देन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे सतिन कह रहा है कि वैसे तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन करने का ये मतलब नहीं है कि हमारे ऑपरेशन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ओपेक्स हमारा बढ़ जाएगा जो 6.8% से कम होकर के 5.8% पे आया है। तो माइनर सा इंप्रूवमेंट हो, थोड़ा सा माइनर सा बढ़ सकता है, लाइक 0.1% 0.2% के आसपास, लेकिन नियर टर्म में हमारा फोकस क्या है कि 5.8% के ओपेक्स को हम कम करके 5.5% पे लेकर के आए एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली हम इसको 5% के आसपास लेके आए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बेसिकली कंपनी एक्सपैंड तो करना चाह रही है लेकिन अपने कॉस्ट को मैनेज करते हुए, बिकॉज अगर कॉस्ट मैनेज नहीं करी इन्होंने तो वो आवास वाला गेम हो जाएगा कि आपका एक्सपेंशन आप इतना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप इतनी कर रहे हो कि आपकी पैड ग्रोथ जो अभी आप डबल पैड ग्रोथ कर रहे हो, हर साल आपका पैड ग्रोथ जो है वो डबल हो रहा है, 100% से ग्रो कर रहा है, वो और सीधे 8% 10% के आसपास आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए, कॉस्ट को मैनेज करते हुए अगर आप आगे एक्सपैंड करते हो, ब्रांचेस और ओपन करते हो, अलग अलग ज्योग्राफी में जाते हो, तो आपका लोन बुक भी बढ़ेगा, आपका मार्जिन भी बढ़ेगा और आपका पैड ग्रोथ जो है वो भी मेंटेन रहेगा। सो ऐसी बिजनेसेस को मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए एंजल वन का मार्जिन कम भी हुआ, उनका पैड ग्रोथ जो है वो भी कम हुआ, बट स्टिल आपने देखा कि एंजल वन का स्टॉक जो है वो उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए, मार्केट ने उसको काफी हेल्दी वे में रिवॉर्ड किया। सो यही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के एक्सपेंशन में उनको कॉस्ट को मैनेज करके चलना होता है। क्रेडिट कॉस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस कंपनी की। क्रेडिट कॉस्ट का इन्होंने इस साल का गाइडेंस दिया था 1.25% से लेकर के 1.50%, मतलब 1.25% से 1.5% का इनका टारगेट था। 9 मंथ्स में इन्होंने डिलीवर क्या किया है 1.10%, मतलब जो गाइडेंस थी उससे भी अच्छी एसेट क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी है। अब कंपनी कह रही है कि अगले साल के लिए इनका टारगेट है 1.5% से 1.25%, मतलब 1.50 से 1.75% का इनका टारगेट है क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करने का। बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अगले कुछ क्वार्टर में वो अपने दिए हुए गाइडेंस नंबर के भी थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करेगी, मतलब 1.5% से भी थोड़ा बेटर ही परफॉर्मेंस रहेगा इनका। सो बेसिकली मैनेजमेंट अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के या क्रेडिट अंडरराइटिंग को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज इससे यही चीज हमें समझ आती है। देन इनके कुछ पंजाब के कुछ स्टेट्स में बेसिकली अभी इशू चल रहे थे, तो उसमें कंपनी का कहना है कि टोटल ओवरऑल हमारे 60 स्टेट्स हैं अभी पंजाब में, 60 ब्रांचेस हैं पंजाब के स्टेट में, जिसमें से सिर्फ 5 या 6 ही ब्रांचेस में इस तरीके के थोड़े बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि वो वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब पूरे स्टेट में ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा नहीं है। 5-6 ब्रांचेस में कुछ माइनर सा प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड वो गुरदासपुर और अमृतसर, ये 2 स्टेट हैं, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली जहां पे ये मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। बट इन डिस्ट्रिक्ट के साथ में भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमारे ब्रांचेस है वहां पे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माइनर सा इशू है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम बहुत एक्सपेक्ट करें कि एनपीए बढ़ जाएगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी है पंजाब में। तो पंजाब में इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है 98%, मतलब ठीक है आपका इशू चल रहा है 5-6 ब्रांचेस में, बट उसमें आपका कलेक्शन एफिशिएंसी डिप नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कलेक्शन एफिशिएंसी कम होकर 95-90% आ गया, कलेक्शन एफिशिएंसी अभी भी मेंटेन रखी है कंपनी 98-99% के आसपास। सो इट शोज कि कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है, लोन जो इन्होंने दिया है वो रिकवर कर पा रहे हैं, जो थोड़े बहुत इशू हैं उसको अच्छे से ये मैनेज कर पा रही है। देन इनका जो आसाम का जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, उसमें ग्रोथ भी अच्छी है और उसमें जो एनपीए है वो ऑलमोस्ट 0% है, तो ये वहां पे भी हर पैरामीटर पे अच्छी कर रही है कंपनी। देन इनका टारगेट है बेसिकली जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है इनका, मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, जो एमएसएमई फाइनेंसिंग का बिजनेस है, उसमें इनका टारगेट है कि अगले कुछ सालों के लिए उन दोनों बिजनेस को 40-50% की ग्रोथ से आगे ग्रो करना है, 40-50% के रेट से ग्रो करना है, जब तक वो दोनों बिजनेस इनके टोटल लोन बुक में कुछ एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर देते। अभी तो सिर्फ 10% 10 to 12% का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों बुक का टोटल लोन बुक में,
एंड जब तक ये कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 25-30% तक नहीं हो जाता, तब तक इनका टारगेट है कि वो दोनों बुक 40-50% से ग्रो करते रहेंगे. सो अगेन ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि मैनेजमेंट ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है. प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इनका इंक्रीज हुआ है सितंबर के लेवल से. सो अभी करेंटली 60% है. एंड देन मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको वो आगे चल के 70-75% तक लेके जाना चाहते हैं. तो ये अच्छा प्रोविजन नंबर है. मतलब एक एनबीएफसी अगर 60% 70% प्रोविजनिंग रखती है तो ये एक अच्छा नंबर है. इट मीन्स कि वो थोड़ा बहुत जो हिकअप आ सकता है बीच बीच में, अनफोर्सिन इवेंट कोई आ सकता है, तो उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एटलीस्ट. लास्टली देन इनका बेसिकली अभी अभी इन्होंने प्रोविजन क्यों नहीं बढ़ाया, तो इनका जो आसाम का जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बैड लोन हुए थे, कुछ एनपीए बढ़ गया था, जिसकी रिकवरी जो है वो गवर्नमेंट से आनी है इनको. तो अभी ये बेसिकली वेट कर रहे हैं कि एक बार वो रिकवरी आ जाए. उस लोन को ये अभी बेसिकली राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर एक बार इन्होंने राइट ऑफ कर दिया तो फिर गवर्नमेंट से उस पैसे को रिकवर करना काफी चैलेंजिंग हो जाएगा. तो ये मैनेजमेंट का कहना है. तो अभी वो बेसिकली वेट कर रहे हैं कि एक बार वो गवर्नमेंट से रिकवरी आ जाए, देन उसको प्रोविजनिंग को ये आगे और इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली. एंड आरबीआई से कोई ऐसा अभी डिस्कशन नहीं चल रहा है लैंडिंग रेट को लेकर के, जो हमने अरमान एंड आई थिंक एक दो कंपनी से और सुना था, जिनको आरबीआई ने कहा था माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर कि आप अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करिए. सो उस पर कंपनी कह रही है कि हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया आरबीआई की तरफ से. मे बी आरबीआई को आरबीआई इस चीज से अवेयर हो कि हम इस बिजनेस में हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद से. तो अगर हम लैंडिंग रेट थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा चार्ज कर भी रहे हैं अपने कस्टमर को, तो वो हमारे मॉडल के लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे मॉडल के लिए जरूरी है. दैट कुड बी द रीजन कि आरबीआई ने अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं दिया है अपने लैंडिंग रेट को कम करने के लिए. एंड लास्टली अगेन इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये कंपनी अगले 5 साल के लिए टारगेट कर रही है कि इनका क्रेडिट कॉस्ट 1.5% से 1.25%, मतलब 1.50% से 1.75% के बीच में रहेगा. ये ओवरऑल कॉन कॉल था इनका. अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी की, 39-40% की ग्रोथ है. और कंपनी ने गाइडेंस भी यही दिया है. कंपनी ने क्या कहा है कि हम 30 से 40% की ग्रोथ अगर हम रखते हैं तो इसमें प्रोसेस रिलेटेड रिस्क नहीं आएगा हमारे बिजनेस में. मतलब क्या हुआ कि हम जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब हम 30-40% पे बहुत एडिक्वेटली ग्रो कर सकते हैं, और हमारी कैपेसिटी है इतनी कि हम 30-40% पे ग्रो करके उस लोन बुक को हम अच्छे से अंडर राइटिंग कर सकते हैं. मतलब अंडर राइटिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा उसमें. तो एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम 30-40% पे ग्रो कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस भी हो जाता है, बिकॉज अगर कोई मैनेजमेंट है जो बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, जबरदस्ती अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच कर रही है, उनकी कैपेसिटी है अंडर राइटिंग की कि वो 20 से 25% की ग्रोथ को मैनेज कर सकते हैं, उस ग्रोथ को वो अच्छे से अंडर राइटिंग कर सकते हैं, एसेट क्वालिटी को अच्छे से देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रीड कि आज मुझे ग्रो ज्यादा करना है, कंपनी 40-50% पे ग्रो कर रही है, तो उसमें होता क्या है, आगे चल के एनपीए बढ़ जाते हैं. वो चीज नहीं है. यहाँ पे मैनेजमेंट काइंड ऑफ एक रैशनल डिसीजन ले रही है. इनका कहना है कि हम 30-40% की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं, अपने कैपेसिटी है इतनी हमारे पास एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए. तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट एनालिसिस भी कर सकते हो. ये इनका टारगेट है. मतलब क्या हुआ कि कंपनी टारगेट कर रही है 30 से 40% की ग्रोथ. आज की जो इनकी ग्रोथ है वो भी 39% है, मतलब उसी रेंज में. देन इनका पैड ग्रोथ बहुत हेल्दी है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हर क्वार्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. तो 70-80-100% की पैड ग्रोथ चल रही है. एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ग्रॉस एनपीए इनका लगातार कम हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत स्टेबल है, अच्छे से मेंटेन किया है कंपनी ने. एंड प्रोविजनिंग का नंबर भी अच्छा है इनका, प्रोविजनिंग 60% है. कंपनी कह रही है इसको और हम बढ़ाएंगे नियर फ्यूचर में. एंड लास्टली इनका अगर आप आरओई और आरओए का नंबर देखोगे तो वो भी एक्सेलेंट नंबर है. आरओए 4.5%, आरओई 21.1%. हर एक पैरामीटर पे देखते हैं अगर हम इस कंपनी को, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. एंड आउटलुक भी जैसा हमने डिस्कस किया कि कंपनी अच्छा गाइडेंस दे रही है, मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस दे रही है, आउटलुक भी नियर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस कंपनी का. अब पॉइंट बनता है कि आई मीन नो बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम जस्ट एक इन्वेस्टमेंट थीसिस कर रहे हैं कि एज ए इन्वेस्टर हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे. तो इस कंपनी में अब एक प्रॉब्लम क्या नजर आती है, वो है इनकी स्टेबिलिटी, इनकी सस्टेनेबिलिटी. बिकॉज जो इनका माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो सिर्फ 3 साल पुराना है. 97% जो बुक है वो सिर्फ 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है. तो उसका मतलब क्या है कि 3 साल से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है. मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी सारी अच्छी कर रही है, बैंकिंग अच्छा कर रहा है, एनबीएफसी अच्छा कर रहा है. तो मतलब इस बिजनेस ने बेसिकली 3 साल में सब कुछ अच्छा ही देखा है. अभी तक कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्होंने फेस नहीं किया है. इसके कंपैरिजन में अगर मैं अरमान को देखता हूं तो अरमान ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, 2011 का स्लो डाउन देखा है,
जीएसटी का क्राइसिस देखा है, डीमोनेटाइजेशन का क्राइसिस देखा है, आईएलएफएस का क्राइसिस देखा है, यस बैंक का क्राइसिस देखा है, कोविड का क्राइसिस देखा है। तो कितने सारे बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो उस कंपनी ने फेस किए। एंड अरमान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि वो कंपनी कभी भी लॉस मेकिंग नहीं गई है, उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि अरमान अच्छा है, सतिन जो है वो खराब कंपनी है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द थीसिस कि आपको सोचना कैसे है कि इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले आपको इस तरीके से कंपेयर करना है हर एक इंडस्ट्री के बेस्ट प्लेयर के साथ में। और अरमान की ग्रोथ कितनी है? ऑलमोस्ट 50%। हाँ, थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी बढ़ा है, खराब हुआ है, वो तो हर एक कंपनी का हुआ है। आरओई उसका कितना है? 25-26%। तो उस पैरामीटर पे अगर हम देखें तो अरमान एक बेटर प्लेयर नजर आता है हमें। बट अगेन सतिन में एक और अपॉर्चुनिटी क्या नजर आती है कि इसका प्राइस टू बुक बहुत कम है। इसका प्राइस टू बुक जो है वो 1.2% है। वैसे आप बाकी वेबसाइट पे देखोगे तो 1.5 1.6% दिखाएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने क्यूआईपी रेस किया तो उनकी बुक वैल्यू बढ़ गई है। अब बुक वैल्यू बढ़ गई है तो प्राइस टू बुक इनका कम हो गया है, कंपनी और अंडर वैल्यू हो गई है। मतलब अंडर वैल्यू तो नहीं यूज करूंगा मैं, बट प्राइस टू बुक इनका और कम हो गया है। 1.2% का प्राइस टू बुक है इस कंपनी का। अब अगर आप बाकी एनबीएफसी को देखते हो इस इंडस्ट्री में तो उनका प्राइस टू बुक कितना है? 4 या तो 4.5 या फिर 5 के आसपास। तो उनके कंपैरिजन में ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू नजर आती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है देखने का। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि हर एक एंगल से डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना कैसे चाहिए हमें। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो कंपनी अंडर वैल्यू नजर आती है। एंड ऑब्वियसली अगर ये कंपनी यहाँ से 40% का ग्रोथ मेंटेन रखती है या इवन 30% का ग्रोथ भी मेंटेन रखती है, क्रेडिट कॉस्ट ये कह रही है कि हम सिर्फ 1.5% रखेंगे। मतलब आई थिंक जो बैंक्स भी हैं उनका भी क्रेडिट कॉस्ट 2% है आज के टाइम पे। तो अगर ये कंपनी इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए 30% का ग्रोथ करती है, 40% को तो छोड़िए, अगर 30% भी ग्रो करती है, आरओई 20-21% के आसपास रहता है, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बनता है ये कि ये स्टॉक यहाँ से रीरेट करना चाहिए। अगर इसका परफॉर्मेंस मेंटेन रहता है तो ये यहाँ से रीरेट करना चाहिए। आप आई मीन जनरल रैशनल क्या कहेगा लोगों का कि यार स्टॉक तो पहले ही डबल ट्रिपल हो चुका है तो यहाँ से तो क्या ही बढ़ेगा। बट आपको फोकस किस पे करना है? बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर, बिजनेस मोमेंटम के ऊपर, जो कि इस कंपनी का अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आउटलुक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब एज ए इन्वेस्टर आपको दो तरीके से आप सोच सकते हो। तो पहला केस अगर हम लेते हैं, सपोज एक इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है और उसके पास 8 से 10 कंपनीज है, 8 से 10 स्टॉक्स है उसके पोर्टफोलियो में। अब वहां पे केस ये आता है कि अगर ऐसी कोई कंपनी उस इन्वेस्टर के पास आती है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर अफोर्ड कर सकता है कि ऐसा कोई बेट जो है वो प्ले कर ले। मतलब इनिशियली बाकी स्टॉक में से 2-4% थोड़ा बहुत एलोकेशन कम करके इस तरीके के स्टॉक में थोड़ा सा एलोकेशन अपना डाले अपने टोटल पोर्टफोलियो का, मे बी 2% 3%, एंड उसको ट्रैक करे कि आने वाले क्वार्टर्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। देन जहां आपको दिखता है कि हाँ ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर रही है, 30% की ग्रोथ मेंटेन है, एसेट क्वालिटी मेंटेन है, आरओई का नंबर मेंटेन है, प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन है, तो आप धीरे धीरे अपना एलोकेशन उसमें इंक्रीज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली मतलब अगर ये सतिन क्रेडिट केयर का अगर परफॉर्मेंस ये मेंटेन रहता है, अगर ये कंपनी अगले 1-1.5 साल भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रख लेती है, तो ये स्टॉक को मार्केट ऑब्वियसली रिवॉर्ड करेगा बिकॉज इसका प्राइस टू बुक 1.2 है कंपेयर टू अदर एनबीएफसी जिनका प्राइस टू बुक यूजुअली एवरेज 3.5 से 4 के बीच में है। तो अगर ये प्राइस टू बुक यहां से 2.5 पे भी जाता है तो भी स्टॉक यहां से सिर्फ पीबी री रेटिंग के ऊपर डबल हो जाएगा। अगर हम ग्रोथ को तो छोड़ ही दे, बिजनेस ग्रोथ को छोड़ भी दे, तो भी पीबी री रेटिंग के ऊपर ये स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा। बट अगेन रिस्क इसमें क्या है कि क्या वो सस्टेनेबिलिटी है, क्या वो ट्रस्ट बनता है इस बिजनेस के ऊपर, बिकॉज 3 साल पुराना बुक है, 10-12% जो है इनके लोन बुक का वो इनको राइट ऑफ करना पड़ा था। तो ये चीजें आपके माइंड में रिस्क भी डालती है। तो ऑब्वियसली रिस्क है, बट ये हर इन्वेस्टर के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सपोज दूसरा इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज काफी छोटा है एंड सिर्फ 2-3 स्टॉक्स है उनके पास, तो क्या उस इन्वेस्टर को इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? आई मीन अकॉर्डिंग टू मी नहीं, बिकॉज उनको फिर जो 2-3 स्टॉक्स हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने काफी रिसर्च के बाद लिया होगा, उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उन 2-3 में से किसी एक से एग्जिट करके ऐसे किसी स्टॉक में एंटर करना पड़ेगा जहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि सपोज आपने एक अच्छे बिजनेस को छोड़ दिया, एक ऐसे सिक्लिकल बिजनेस पे आपने बैट किया है, नाउ सपोज अगले क्वार्टर में इस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है, इनका इनका एसेट क्वालिटी खराब होता है, एनपीए बढ़ता है, लोन ग्रोथ कम हो जाता है, पैट ग्रोथ कम हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, मार्केट को मतलब नहीं है कि प्राइस टू बुक 1.2 है या 1 है, मार्केट वहां पे स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को और ज्यादा पनिश करेगा। तो इस केस में इस टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ऑब्वियसली मतलब जब भी आपको ऐसा डिसीजन लेना है तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका पोर्टफोलियो का साइज कैसा है, क्या इस तरीके का बेट आप प्ले कर सकते हो और उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है क्या वो आपके फेवर में है या नहीं है। सो इस तरीके से सोच के बेसिकली आपको चलना है।
बाकी कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ अच्छा है, एंड अगर ये मेंटेन करती है, कंपनी सस्टेन करती है अगले 1-1.5 साल इस तरीके की परफॉर्मेंस को, तो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट ऑब्वियसली है ये सतिन क्रेडिट केयर यहाँ से री रेटिंग का, पीबी री रेटिंग का। बिकॉज आप उज्जीवन बैंक को देखो, 0.5 का प्राइस टू बुक था उसका, आज के टाइम पे कितना है, 2.5 का प्राइस टू बुक है। क्यों है ऐसा? मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। क्यों किया? बिकॉज मार्केट को ऑब्वियसली टाइम लगता है एक बिजनेस को ट्रस्ट करने में। अगर 3 साल पुराना बुक है, 3 साल पहले आपका आपका 10-12% ही गायब हो गया आपके बुक का, तो मार्केट को टाइम लगेगा ट्रस्ट करने के लिए। तो उज्जीवन ने अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन रखा, उन्होंने डिपॉजिट बुक बढ़ाया, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव किया, आरओई उसका बैंक में सबसे अच्छा है, आरओए का नंबर उसका पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, पैट ग्रोथ उसने कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया, तो मार्केट ने भी उसको रिवॉर्ड किया। आज के टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला इकलौता उज्जीवन बैंक है जिसका प्राइस टू बुक 2.5 के आसपास है। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ थीसिस। तो मार्केट ऑब्वियसली ऐसे आप एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे। अगर एक बिजनेस, सिक्लिकल बिजनेस कंसिस्टेंटली 1-1.5 2 साल अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो ये मैटर नहीं करता कि पास्ट में वो स्टॉक डबल हुआ या ट्रिपल हुआ है, वो परफॉर्मेंस अगर मेंटेन रहेगी, और क्योंकि इसका प्राइस टू बुक बहुत कम है कंपेयर टू पेयर्स, कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, तो ये स्टॉक भी अच्छा कैंडिडेट बनता है यहाँ से री रेटिंग करने का। बट यस, एक इन्वेस्टर को वो सारी चीजें सोचनी होंगी कि उनका पोर्टफोलियो कैसा है, रिस्क एपेटाइट कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट में है, देन हमें एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। सो ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था सतिन क्रेडिट केयर के ऊपर। इसी के साथ Q3 का जितने भी बिजनेसेस थे हमें डिस्कस करने थे, हमने कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। कुछ 2-4 बिजनेसेस थे जो मैं सोच रहा था कि कवर करूं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो मिस आउट हो गया। सो अभी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ये है कि जो फोर्थ क्वार्टर के जो अपडेट आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। देन नेक्स्ट वीक से इन कंपनीज फोर्थ क्वार्टर में इन कंपनीज के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे सारे कंपनीज के, उसको डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद वापस से कॉन कॉल वाला हमारा सीरीज वापस से स्टार्ट होगा। सो इस क्वार्टर में बेसिकली मेरा फोकस ये रहेगा कि कुछ जो अलग कंपनीज हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर से, उनको भी हम इंक्लूड करें अपने वॉच लिस्ट यूनिवर्स के अंदर, सो दैट धीरे धीरे हर क्वार्टर में हमारा जो ट्रैकिंग यूनिवर्स है बिजनेसेस का, वो धीरे धीरे बढ़ता रहे, जिससे हमें हर एक सेक्टर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमारा एक्सपैंड होता रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे मार्केट के ऊपर, एंड हमारी इन्वेस्टिंग ओवरऑल इन्वेस्टिंग नॉलेज इनहैंस हो और इम्प्रूव हो। सो जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।